डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, 2 माह पहले चीन में कोयले की कमी से बिजली संकट गहराने और उद्योगों पर कटौती लागू करने की खबरें आई थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत में भी ऐसा संकट आने वाला है। भारत के बिजली उत्पादन केंद्रों में 2-3 दिन से कोयले को लेकर मचे हाहाकार ने चिंता बढ़ा दी है। राज्यों ने केंद्र से मदद मांगी है तो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां ग्राहकों को सोच समझकर बिजली खर्च करने की सलाह दे रही हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक रीतने को है। कई बिजली संयंत्रों में उत्पादन रोकना पड़ा है या यह पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है। कोयला आपूर्ति जल्द सुचारू न हुई तो देश को अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। कोयले की किल्लत का अंदेशा केंद्र सरकार को पहले से था। इसीलिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 27 अगस्त को पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों की कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया गया था। CMT दैनिक आधार पर कोयले के स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन के साथ बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुधारने के लिए रेलवे तथा कोल इंडिया से समन्वय की कार्रवाई में जुटी थी। इसके बावजूद पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। मांग के अनुरूप कोयला खदानों से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। भारत में करीब 72% बिजली की मांग कोयले के जरिए पूरी की जाती है। कोयले की किल्लत का एक कारण मौसम भी है। अगस्त और सितंबर में कोयला खदानों वाले इलाकों में लगातार बारिश से कम कोयला बाहर आया। भारत अगर दुनिया में चौथे नंबर का कोयला उत्पादक है, तो खपत के मामले में भी पीछे नहीं है। उत्पादन से ज़्यादा खपत के कारण हम कोयले के आयात में दूसरे नंबर पर हैं। कोयला आपूर्ति में असंतुलन के पीछे एक कारण यह भी है कि कई राज्यों की सरकारी बिजली कंपनियों ने कोल इंडिया का भुगतान अटका रखा है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगस्त में लोकसभा में बताया था कि 31 मार्च 2021 तक राज्यों के बिजली बोर्डों और सरकारी बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 21,619.71 करोड़ रुपए बकाया था। बहरहाल, यह वक्त हिसाब किताब का नहीं है। फौरी तौर पर संकट से पार पाने के उपाय होने चाहिए। इस पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कैसे कम की जा सकती है। पर्यावरण रक्षा की दृष्टि से भी अक्षय स्रोतों पर आधारित बिजली घर वक्त की मांग है। करीब 30 साल पहले जब भारत ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी तो यह भली भांति जानता था कि आर्थिक विकास का पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ेगा और जल व वायु प्रदूषित होंगे। यह तथ्य इसलिए भी विदित था क्योंकि उदारवाद और मुक्त व्यापार के जरिए आर्थिक विकास की विचारधारा लाने वाले विश्व के संपन्न राष्ट्रों को समझ आ गया था कि उनकी समृद्धि का एक ही रास्ता है कि वे सर्वाधिक प्रदूषणकारी व श्रम आधारित उद्योगों को नए उभरते देशों को
निर्यात कर दें स्टॉप। देश के पर्यावरण को पहला झटका तब लगा जब 1990 के दशक के मध्य में दिल्ली की हवा खराब हो गई, उसमें कालिख छा गई स्टॉप। इसका कारण था मोटरीकरण को बढ़ावा स्टॉप। अगले 2 दशक में हमारी धरती, जल, वायु और भोजन सब कुछ विषाक्त हो गया स्टॉप। तब जाकर हमें एहसास हुआ कि इससे हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा है स्टॉप। यह आर्थिक विकास का दुखद पहलू था स्टॉप। इसीलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिठाने का मुद्दा बार बार उठता रहता है स्टॉप। यह संकल्प हर बार त्रुटिपूर्ण रह जाता है क्योंकि निर्णय लेने वाले सार्वजनिक संस्थान लगातार कमजोर और अक्षम होते जा रहे हैं स्टॉप। इन 30 सालों में हमने यह भी सीखा है कि विकास तभी स्थायी रूप से जारी रह सकता है, जब तक कि इसकी लागत वहन की जा सके और सारे घटक शामिल हों स्टॉप। हम जानते हैं कि सबको स्वच्छता के साधन वहन की जाने वाली कीमतों पर मुहैया कराए बिना नदियों को साफ रखना मुश्किल है स्टॉप। नीला आसमान और सहज सांस लेना तभी संभव है जब हम आने जाने के लिए खुद चलें, न कि वाहनों का इस्तेमाल करें स्टॉप। पैरा पेड़ों और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों में निवेश कर ही हम ऐसा लचीलापन पा सकेंगे जो जलवायु जोखिमों से भरे इस विश्व में जरूरी है स्टॉप। भारत को अपने विकास की कहानी दोबारा लिखने की ज़रूरत है स्टॉप। इस कहानी का आधार हो सबकी ज़रूरत, न कि केवल कुछ ही लोगों की स्टॉप। उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात हो, क्योंकि यही जीवन के अस्तित्व का आधार है स्टॉप। इसमें चयन के विकल्प की गुंजाइश न हो, यह आवश्यक है स्टॉप। अब वक्त भी बदल गया है और विश्व भी स्टॉप दुनिया मुक्त व्यापार और उदारीकरण से मुंह फेर संरक्षणवादी हो चली है स्टॉप। मुक्त वैश्विक व्यापार के वादे ने वैश्विक समीकरण बदल दिए हैं स्टॉप। चीन के उत्थान का श्रेय विश्व व्यापार संगठन में इसके प्रवेश को दिया जा सकता है स्टॉप। विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश पाने के बाद चीन ने अप्रत्याशित तरक्की की है स्टॉप। इसके बाद ही चीन ने व्यापार में बाकी देशों को पछाड़ दिया स्टॉप। सफलता के लिए उसके पास तुरुप का पत्ता रहा सस्ता श्रम, सस्ता ऋण और इस दौरान बिना किसी पाबंदी को मानते हुए पर्यावरण सुरक्षा के कोई मानदंड न अपनाना स्टॉप। इस होड़ में चीन ने बाकी सभी देशों को पछाड़ दिया है स्टॉप। विश्व व्यापार को जिन पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने पहले आगे बढ़ाया, वे अब इस पर संयम बरतना चाहते हैं स्टॉप। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं स्टॉप। विश्व पर प्रभुत्व की लड़ाई में आज चीन अमेरिका के सामने खड़ा है स्टॉप। इससे भारत सहित बाकी विश्व में पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिलताएं उत्पन्न होंगी स्टॉप। बिना इधर उधर की बात किए सही मुद्दे पर आते हैं स्टॉप। स्पष्ट तथ्य यह है कि आज ऐसा देश विश्व नेता है, जिसके आर्थिक विकास का मॉडल अलग ही है स्टॉप। इसका संविधान एक ही बात कहता है, हर वह काम करो, जो भी किया जाना है स्टॉप। इसके स्वच्छंद राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रीय एजेंडा यही है स्टॉप। इसका मकसद है निर्माण, व्यापार और वैश्विक वाणिज्य के जरिए विश्व में आर्थिक ताकत का लोहा मनवाना स्टॉप। अगर इसका मतलब है ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और ज़्यादा प्रदूषण, तो यह खेल अभी लंबा चलेगा स्टॉप। कहने की ज़रूरत नहीं कि चीन पश्चिमी देशों का खेल खेलना नहीं सीखा, बल्कि बखूबी सीख गया है स्टॉप।
स्वच्छ बिजली और ऊर्जा नवीनीकरण पर यह सही आवाज़ उठाता है स्टॉप। साथ ही इसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे उद्योगों के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम किए जा सकें स्टॉप, जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन बनाना आदि स्टॉप। इसने 2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है संपूर्ण विराम।